नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, ये हम लोगों का तीसरा मॉड्यूल है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का, जो कि है दोस्तों हम लोगों का मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ विज्ञान। काफ़ी अच्छा ये चैप्टर है और आप लोगों का प्रश्न इससे बनेगा जरूर आपके एग्जाम में, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर दोस्तों इसका आप लोग वीडियो लेक्चर लेना चाहते हैं थ्योरी वाला, तो आप लोग क्या करिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटर जो एप्लीकेशन है आप लोग इसको डाउनलोड करिएगा और यहाँ पर आईटीआई का ये जो कोर्स वाला सेक्शन है, यहाँ पर जाके आप अपना आईटीआई का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है। और अगर दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम कैटेगरी दिखेगा निम्मी टेस्ट। निम्मी टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का लेना हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का लेना हो, या फिटर टर्नर मशीनिस्ट बिल्डर डीजल मैकेनिक, कोई भी आपका ट्रेड है, वो सारे टेस्ट यहाँ पर आपके दिए गए हैं। मात्र आपको 30-35 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग लगभग दोस्तों यहाँ पर 46 ट्रेडों को कवर किया गया है, इसलिए आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी आपका ट्रेड हो, आपका कोई भी दोस्त हो, अगर उसका कोई भी ऐसे अटपटा ट्रेड है जो कि जल्दी मिल नहीं रहा है टेस्ट, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से बाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से जाकर के आप अपना बाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों का ये मटेरियल साइंस यानी कि जो पदार्थ विज्ञान होता है, इसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर निम्मी का जो ऑफिशियल क्वेश्चन पीडीएफ है या क्वेश्चन बैंक है, उसको यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं विच वन इज नॉन मेटल, इनमें से कौन सा नॉन मेटल यानी कि अधातु है, इसके बारे में कहा गया है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखा है मरकरी। मरकरी मतलब ये आपका पारा है, ग्रेफाइट है, इसके बाद यहाँ पर पीतल है, इसके बाद यहाँ पर लोहा है। इसमें से कहा गया है कि कौन सा अधातु है। तो देखिए जो आप लोगों का मरकरी यानी कि पारा होता है दोस्तों, ये आपका क्या रहता है, ये आपका है धातु। क्या है, ये आपका धातु है। ठीक है। ग्रेफाइट क्या है, ये हमारा अधातु। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पीतल क्या है दोस्तों, पीतल क्या बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। किससे, तांबा प्लस जिंक से। ठीक है। पीतल और तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। ये हमारा क्या है, ये है हमारा मिश्र धातु। ठीक है। तो ये मिश्र धातु है। अब देखिए यहाँ पर है आयरन। आयरन यानी कि लोहा जो होता है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा धातु होता है। ठीक है। तो ये है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है? यहाँ पर बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए कहा गया है विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट, इनमें से किस धातु में, ये सब आप अपना देख लीजिएगा। निम्मी वाला जो क्वेश्चन बैंक है इसमें इस तरीके से मिसप्रिंट दिया हुआ है मात्राओं का, तो उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है, ये पूछा गया है। देखिए जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लौह धातु। जिसमें लोहा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लौह धातु। ठीक है। तो एग्जाम में दोस्तों इस तरीके से प्रश्न पूछेगा। ठीक है। ये भी कई एग्जाम में आ चुका है, जो आप लोगों का ट्रेड वाला होता है ना, थ्योरी वाला, उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका परिभाषा यही होता है कि ऐसे धातु जिसमें प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है उसको हम लोग फेरस मेटल कहते हैं, यानी कि लौह धातु कहते हैं उसको। तो इस परिभाषा को ही उठा करके यहाँ पर इन्होंने ऑब्जेक्टिव बना दिया है। जो लोग हमसे थ्योरी पढ़े होंगे, टेक्निकल वाला या फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस वाला, तो उनको ये पता होगा। मैंने थ्योरी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया था। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच डू नॉट कंटेन आयरन। उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। तो जिसमें लोहा होता है उसको हम लोग फेरस मेटल, जिसमें लोहा नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फेरस मेटल। ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल यहाँ पर कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो नॉन फेरस मेटल आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यहाँ पर 36 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो जिसमें दोस्तों हमारा क्या रहेगा, लोहा नहीं रहेगा, वो हमारा अलौह धातु है। जिसमें लोहा रहेगा वो हमारा लौह धातु है। ठीक है। और कुचालक धातु, कुचालक धातु दोस्तों वो होता है जिसमें क्या हो, जो विद्युत और जो जिसमें से धारा प्रवाहित ना हो, वो हमारा, या उष्मा का प्रवाह ना हो, तो विद्युत और उष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है। और नॉन इंसुलेटिंग मेटल यानी कि उसको सुचालक धातु, यानी कि जिसमें से धारा का प्रवाह हो सके, वो हमारा सुचालक कहलाता है। ठीक है।
यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी करेक्ट होने वाला है यहाँ। ठीक है, बाकी ये देखिए नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मतलब होता है आपका कुछ अलग। फिर इसके बाद आगे नॉन लगा है, यानी कि नॉन या नहीं कुचालक। यहाँ पर कुचालक नहीं अर्थात कुचालक नहीं अर्थात सुचालक। ठीक है, इसका मतलब होता है इंसुलेटिंग मतलब कुचालक, तो आगे नॉन लगा है यानी कि कुचालक नहीं, कुचालक नहीं मतलब सुचालक धातु। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये दे दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? ठीक है, धातु का यांत्रिक गुण कौन सा है? तो देखिए गलनीयता जो है आप लोगों का ये है, ये आपका आता है दोस्तों आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? भौतिक गुण है ये। ठीक है, ये आपका क्या है? भौतिक गुण है। ठीक है, और तन्यता डक्टिलिटी क्या है? ये आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी या यांत्रिक गुण। ठीक है, यांत्रिक गुण यानी कि प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी यही है। संक्षारण देखिए आपका क्या इससे प्रॉपर्टी है, तो ये आपका रासायनिक। ठीक है, रासायनिक गुण है। ठीक है, संरचना ये भी हमारा क्या है? भौतिक गुण यानी कि भौतिक गुण। ठीक है, इस तरीके से ये आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया। जो फ्यूजिबिलिटी होता है हमारा भौतिक भौतिक गुण है। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता यांत्रिक गुण है। यही पूछा गया था यांत्रिक गुण कौन सा, तो यांत्रिक गुण आपका डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। तन्यता होता क्या है वो मैं बता दूं, तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे बहुत पतले महीन तारों के रूप में हम लोग उसको आसानी से खींच सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? गुण। वो हमारा गुण तन्यता कहलाता है। तन्यता ऐसा गुण है कि किसी भी पदार्थ को हम लोग आसानी से पतले तार के रूप में उसको बना सकते हैं या खींच सकते हैं बिना टूटे। ठीक है, और ये ज्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? आपका सोना सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, इसके बहुत महीन तार इसका बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर यांत्रिक गुणों के बारे में पूछा गया था। यांत्रिक गुण दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर तन्यता यानी कि डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज ब्रिटाइल मेटल। इनमें से कौन सा एक भंगुर धातु है? कि भंगुर धातु के बारे में पूछा गया है। ऐसे भंगुर धातु होता क्या है? भंगुर धातु वो होता है कि अगर दोस्तों हम लोग इस पर अगर चोट मारेंगे, ठीक है, या देखिए ये क्या करेगा, या तो हम लोग इसको दबाव दें या फिर इसको खींचें तो ये इसका विरोध करता है। ठीक है, तो खींचने का या दबाने का या फिर इस पे चोट मारने का ये क्या करता है? यहाँ पर अगर हम लोग मारेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा बिना किसी विकृति के। ठीक है, ये तुरंत टूट जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाता है? ये हमारा गुण जो होता है भंगुरता कहलाता है। और कास्ट आयरन हमारा क्या होता है? भंगुर वाला पदार्थ होता है। कास्ट आयरन देखिए भंगुर होता है, अगर आप लोग इस पे चोट मारेंगे ना तो ये आपका टूट जाएगा बिना, मतलब इसमें कोई भी बिना परिवर्तन हुए बिना ये डायरेक्ट टूट जाता है। ठीक है, और जैसा मटेरियल होता है जैसे कि यही है, तो ये इसको अगर हम लोग मारेंगे, चोट मारते हैं तो ये लप जाएगा यानी कि ये बीच से झुक जाएगा या फिर टेढ़ा हो जाएगा या पचक जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये जो आपका कास्ट आयरन रहता है ये भंगुर होता है, इस पे अगर आप लोग चोट मारेंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, बिना किसी बदलाव के ये डायरेक्ट टूट जाता है। इसलिए दोस्तों देखिए जो आप लोग बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं जो उसको फाउंडेशन होते हैं, ये आपके बनाए जाते हैं कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग वर्कशॉप में गए होंगे तो लेथ मशीन देखे होंगे। जब लेथ मशीन पे आप लोग काम कर रहे होंगे तो आप लोग देखे होंगे जो आपके मशीन रहते हैं नीचे रखे रहते हैं, उसका जो फाउंडेशन होता है लेथ मशीन का वो आपका कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाया जाता है। ठीक है, ढलवा लोहे में एक गुण ये होता है कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यानी कि अगर वो झटका उटका अगर लग रहा है हल्का बहुत तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो मशीनें होती हैं वह स्टेबल रूप में आपका काम करते रहता है। ठीक है, तो उसके इसी गुण के कारण हम लोग क्या करते हैं कि जो बड़ी-बड़ी मशीनें होती हैं, उसकी फाउंडेशन को ही हम लोग कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे का बनाते हैं, क्योंकि ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। ये झटका सहन कर सकता है। ब्रिटाइल मेटल हमारा कौन-सा है? भंगुर धातु, वो है हमारा कास्ट आयरन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, व्हिच मैकेनिकल प्रॉपर्टी या फिर मेटल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल। कौन धातु की कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण
के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, तो धातु का जो यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, वो आपका रहता है दोस्तों यहाँ पर कठ कठोरता यानी कि हार्डनेस रहता है। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। धातु का जो यांत्रिक गुण काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, वह हमारा हार्डनेस कहलाता है। अच्छा देखिए, तन्यता है क्या? तो देखिए तन्यता क्या है कि आप इससे क्या करते हैं कि पतले तार के रूप में खींच सकते हैं। पतले पतले तार के रूप में हम लोग अगर खींच सकते हैं तो हमारा डक्टिलिटी कहलाता है। अगर उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पतले चादरों के रूप में हम लोग पीट पीट के बना सकें पतले चादर। ठीक है, देखिए धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है, हमारा डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। आघात वर्धनीयता या मैलिएबिलिटी ये होता है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट के पतले से पतले चादर के रूप में लोग बना सकते हैं, वह गुण आपका मैलिएबिलिटी कहलाता है। हार्डनेस यानी कठोरता क्या कहलाता है? तो देखिए पदार्थ का वह गुण जो कि खुरचे जाने या घिसे जाने या फिर काटे जाने का विरोध करता है। ठीक है, किसका किसका? खुरचे जाने का विरोध करेगा, यानी कि अगर वो कोई धातु कठोर है उस पर अगर हम लोग खरोचेंगे तो वो खरोच भी नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर हम लोग उसको रगड़ेंगे तो रगड़ाएगा भी नहीं। ठीक है, और उसको अगर हम लोग काटेंगे तो जल्दी कटेगा भी नहीं। तो ये जो गुण होता है वो हार्डनेस के कारण होता है, तो कठोरता होता है। देखिए कह रहा है काटने के उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, तो ये आपका हार्डनेस रहता है। ठीक है, यहाँ पर 39 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला कठोरता। टफनेस एक हो गया आपका चिमड़पन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स टू डिफॉर्मेशन ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है? अच्छा देखिए यहाँ पर अस्थायी विरूपण कह रहा है, अस्थायी विरूपण यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन के बारे में कह रहा है। परमानेंट जो डिफॉर्मेशन होता है दोस्तों वो आपका प्लास्टिक वाले में होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? सुघट्यता बोलते हैं। और एक होता है इलास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी का दोनों गुण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, परिभाषा सुनिएगा इलास्टिसिटी का, फिर मैं प्लास्टिसिटी का परिभाषा बता रहा हूँ। इलास्टिसिटी वह होता है पदार्थ का वह गुण जिस पर कि दोस्तों हम लोग अगर कोई बल लगा रहे हैं, ठीक है, जब तक बल लगाएं तब तक तो उसमें डिफॉर्मेशन रहेगा। जैसे ही बल हम लोग हटा लेते हैं वो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। तो उस गुण को दोस्तों हम लोग कहते हैं प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी बोलते हैं। कौन सा गुण? कि जब किसी वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं तब तक तो उसमें डिफॉर्मेशन हो, जैसे ही बल हटाएंगे वो अपने पूर्व अवस्था में वस्तु आ जाता है। ऐसे गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। और इसके विपरीत जो है वो आपका आता है प्लास्टिसिटी यानी कि सुघट्यता। सुघट्यता क्या होता है? सुघट्यता देखिए प्लास्टिसिटी वह होता है कि अगर कोई वस्तु है, अगर हम लोग उस पर बल लगाए हैं, तो अगर हम लोग बल लगा देते हैं तब तो डिफॉर्मेशन हो गया, जैसे ही बल हटाएंगे तो भी वो डिफॉर्मेशन आपको उसी पर ही रहेगा, वो अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता है। तो ऐसे गुण को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे जो रहता है वो कोई बर्तन बनाने वाला रहता है, वो पीट पीट के बनाता है, वो प्लास्टिसिटी के कारण बना पाता है। क्योंकि वो जैसे कि ये कोई प्लेट है, ये कोई सीधा प्लेट है, इसको इस तरीके से आकार बनाना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? यहाँ से पीटेगा। अगर ये प्रत्यास्थ अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी है तो ये इसको पीटेगा पीटेगा, फिर इसके बाद ये सीधा अपने जगह पर आ जाएगा, फिर पीटेगा, फिर सीधा हो जाएगा। तो ये क्या होगा? ऐसी वस्तुओं के लिए हमें प्लास्टिसिटी की आवश्यकता नहीं रहती, हमें जरूरत पड़ती है प्लास्टिसिटी की। तो अगर कोई टीन या चद्दर है उसको पीट पीट के हमको ये आकार बनाना है, उसके लिए कौन सा गुण काम आएगा? प्लास्टिसिटी काम आएगा। तो उसको पीट पीट के जितना पहले एक बार पीटे तो हल्का सा मुड़ा, फिर दोबारा पीटे, फिर और मुड़ा, फिर मुड़ा, ऐसे बार बार पीटते हैं, फिर जो वांछित आकार हम लोग चाहते हैं उस आकार में हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये किस गुण के कारण होता है? तो यह प्लास्टिसिटी के कारण होता है। ठीक है, फोर्जिंग में इसका ज्यादातर हम लोग काम लेते हैं, क्योंकि फोर्जिंग में क्या होता है, कोई भी वस्तु को पीट पीट कर काम लेते हैं, तो फोर्जिंग में इसका महत्व रहता है कि प्लास्टिसिटी होना
ज़रूरी है। अगर इलास्टिसिटी हो तो हम जितना काम करेंगे फिर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, फिर वो दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर ये आपका प्लास्टिसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड, यानी कि धातु का कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आने की क्षमता जो रखता है वो क्या कहलाता है। तो मैंने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया परिभाषा में कि अगर किसी वस्तु पर हम लोग बल लगा रहे हैं तो जब तक बल लगाए हैं तब तक तो वो डिफॉर्मेशन यानी कि विरूपित रहेगा, लेकिन जैसे ही बल हम लोग हटा लेते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे गुण को हम लोग प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी बोलते हैं। जैसे कि स्टील जो होता है हमारा सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ये यहाँ पर इलास्टिसिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 41 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 41 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैलिएबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है। मैलिएबिलिटी होता क्या है, तो देखिए मैलिएबिलिटी जो होता है वह होता है आपका कि पतले पतले चादरों के रूप में बना सकते हैं। तो ऐसे गुण को हम लोग आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी, और यहाँ पर इलास्टिसिटी यहाँ पर है कि बल लगाएंगे, बल हटाने पर अपने पूर्व अवस्था में आ जाए। इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी ये है कि जब वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह तो उसमें डिफॉर्मेशन हो, और जैसे ही बल हटा लेते हैं वो अपने पूर्व अवस्था में ना आ पाए, जो जितना डिफॉर्मेशन हुआ है उतना डिफॉर्मेशन बना रहे, तो हमारा प्लास्टिसिटी कहलाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल passes by heat metals when हीट इज अप्लाइड, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है। अच्छा, धातु को गर्म करने पर जो पिघलेगा तो आपको क्या कहलाएगा, गलनीयता यानी कि फ्यूजिबिलिटी। नाम से स्पष्ट है, जो गलेगा तो वो आपको, जो पिघलेगा या गलेगा वो आपका गलनीयता या इसी को हम लोग फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए किसी भी धातुओं से जो धारा का प्रवाह होता है, जिस पदार्थ से धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है वो हमारा चालक कहलाता है, और वो जो गुण होता है वो हमारा चालकता कहलाता है। आघातवर्धनीयता मैंने आपको बताया ही है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि पतले पतले चादरों के रूप में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 43 नंबर का प्रश्न कह रहा है विच एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट, इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा लिमिक का जो क्वेश्चन बैंक है इसमें मात्राओं का गलती दी है। ये क्या है कि इसमें कोई ये वाला मात्रा इन्होंने कहीं पर नहीं लगाया है, देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला, ये सब, ये सब, ये सब, ठीक है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर ये टाइपिंग में कोई ऑल डिलीट मार दिया होगा, ये अक्षर सेलेक्ट करके ये वाला पूरा अक्षर यहाँ पर पूरे निम्न के पीडीएफ से हट चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये सब इसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहे किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट, देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए दोस्तों हम लोग टंगस्टन का उपयोग करते हैं, ठीक है। टंगस्टन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 43 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है इसके लिए क्या जरूरी होता है कि आपका इसका जितना भी ये ऊष्मा लेता है, ठीक है, यानी कि इसको जब हम लोग विद्युत देते हैं तो ये क्या करता है इसके लिए ये मतलब जो विद्युत रहे ये प्रकाश देगा यहाँ पर फिलामेंट, अब ठीक है विद्युत बल्ब प्रकाश देगा, और ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो भी ये गले नहीं, ठीक है। यहाँ पर लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन फिर भी ये आपका गलता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टंगस्टन विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का आपका बनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है कि व्हाट मेटल्स कंटेंड इन ब्रास एलाय, पीतल में कौन सी मिश्र धातुएं होती हैं। तो देखिए पीतल, पीतल देखिए आपको मैं बता दूं याद कैसे किया जाता है। जैसे कि आपका पीतल है, ठीक है, पीतल आपका है, इसको याद करने का तरीका क्या है वो देखिए यार, इसको रट लीजिए पिताजी, ठीक है, पिताजी, ये तो आप लोगों को रट लीजिए, जैसे पीतल वो पीतल, पी से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पीतल,
इसमें होता है आपका तांबा और जिंक। ठीक है, तांबा यानी कि Cu। कहाँ गया? तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। ठीक है, कहाँ गया आंसर? तांबा और जिंक। तांबा और जिंक यानी कि जस्ता। आपको यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाए, तांबा और जिंक। मैंने आपको क्या बताया, पिताजी आप लोग रट पिताजी। पिताजी से अगर आप लोग देखेंगे, पीस हो जाएगा आपको यहाँ पर पीतल। पीतल इससे मिलकर बना है, ता से हो जाएगा तांबा, और इसके बाद यहाँ पर बना रहता है आपका जी से हो जाएगा जिंक। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, याद रखिएगा। पिताजी आप लोग शॉर्टकट याद रखिएगा, पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। पीतल किससे मिलकर बना होता है? तांबा और जिंक से। तांबा और जिंक। तांबा को ही हम लोग दोस्तों कापर बोलते हैं अंग्रेजी में, याद रखिएगा कापर। जिंक को हम लोग जस्ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो तांबा और जस्ता या कॉपर एंड जिंक आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं विच कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड। इनमें से कौन सा ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं की जा सकती है? देखिए, जो आप लोगों का ढलवा लोहे का वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है वो आपका रहता है व्हाइट कास्ट आयरन। सफेद ढलवा लोहा होता है जिसका कि हम लोग कास्टिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हाइट कास्ट आयरन, यानी कि सफेद ढलवा लोहा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कास्ट आयरन यानी कि जो ढलवा लोहा होता है यह कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपको व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, नॉडुलर कास्ट आयरन, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका और मेलिएबल कास्ट आयरन। तो ये सबका अलग अलग गुण होता है। और यहाँ पर एक ऐसा भी यहाँ पर कास्ट आयरन होता है जो कि होता है हमारा सफेद ढलवा लोहा या व्हाइट कास्ट आयरन, जिसका कि हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, विच मेटल कैन नॉट बी फोर्ज्ड। इनमें से किस धातु को फोर्ज या जाली नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, फोर्जिंग होता क्या है? तो देखिए, फोर्जिंग क्या होता है कि हम लोग कोई भी वस्तु है चोट मार मार के अगर उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? फोर्जिंग कहलाता है। जिस पर हम लोग हथौड़े से पीट पीट पर काम करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है फोर्जिंग कहलाता है, और ये जो क्रिया कहलाता है आपका फोर्ज कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये यहाँ पर हो गया। तो कोई भी अगर वस्तु को अगर हम लोग पीट पीट कर अगर आकार दे रहे हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग फोर्जिंग कहते हैं। पीट पीट कर आकार देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्जिंग कहते हैं। और देखिए, किसका फोर्जिंग नहीं किया जा सकता है? मैंने आपको बताया है कि ढलवा लोहा जो है उसका हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ढलवा लोहा क्या होता है हमारा तो ढलवा लोहा भंगुर होता है। अगर हम लोग इस पर चोट मारेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा। अब जब टूट जाएगा तो फिर ये हमारे लिए बर्बाद हो जाएगा, पूरा का पूरा कास्ट आयरन ये हमारे काम का नहीं रह जाता। इसलिए दोस्तों फोर्जिंग के लिए हम देखिए मिश्र धातु इस्पात पर पीट पीट कर हम लोग काम कर सकते हैं। हल्का स्टील है तो उसको भी हम लोग पीट पीट कर काम कर सकते हैं। इस्पात पर भी हम लोग पीट पीट कर काम कर सकते हैं। लेकिन जो ढलवा लोहा है ये हमारा भंगुर होता है, यानी कि ब्रिटाइल होता है, और इस पर हम लोग पीट पीट कर काम नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग पीटेंगे, ढलवा लोहा हमारा टूट जाएगा और ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, और ढलवा लोहा जो होता है हमारा ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है। इसलिए बड़े बड़े मशीनें जैसे कि लथ मशीन हो गए, इसका जो बेड होता है यानी कि आधार होता है, तो फाउंडेशन होता है, इसको हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का या कास्ट आयरन का बनाते हैं। विच मेटल इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए जिस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट। मशीनरी पार्ट पार्ट बनाने के लिए जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं दोस्तों, वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन यानी कि धूसर ढलवा लोहा होता है। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं इससे ज़्यादातर, हम जो इससे ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं फाउंडेशन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए यानी कि जो हम लोग फाउंडेशन जो बनाते हैं किसी भी मशीन का, वो हम लोग ढलाई करके ही बनाते हैं। तो कास्ट आयरन के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पर ये ढलाई करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कास्ट आयरन होता है कई प्रकार का होता है।
ठीक है। लेकिन उसमें जो हम लोग यूज करते हैं ग्रे कास्ट आयरन, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उसमें हम लोग ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो ढलाई बनाने के लिए या फाउंडेशन बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, विच फर्नेस इज यूज्ड टू गेट पिग आयरन फ्रॉम आयरन ओर। लौह अयस्क से पिग पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? ये सब मात्रा आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजी तो फिलहाल सही दिया है। तो देखिए क्या रहा है, लौह अयस्क से पिग आयरन। देखिए पिग आयरन मतलब होता क्या है? पिग पिग आयरन, क्या कुछ लोग कहेंगे सर पिग आई जी, पिग मतलब होता है सुगर, सुगर वाला ये पिग नहीं है। पिग आयरन यानी कि सुगर आयरन, ये वाली बात। पिग आयरन मतलब होता है आपका कच्चा लोहा। ठीक है, कैसा लोहा? कच्चा लोहा। ठीक है, पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा। ठीक है, पिग मतलब पीआईजी मतलब शुगर, आप लोग मत समझ। ठीक है, तो पिग आयरन मतलब होता है आपका कच्चा लोहा। और देखिए कच्चा लोहा जो होता है ये प्राप्त किया जाता है किससे? तो ये किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से। ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता क्या है? तो ब्लास्ट फर्नेस मतलब होता है आपका स्वात्या भट्ठी। ठीक है, तो वात्या भट्ठी आपको कहाँ दिख रहा है? ब्लास्ट फर्नेस। आंसर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, 48 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस जो होता है ये हमारा किसके लिए होता है? कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहे के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपको दिख रहा है ना ढलवा? ठीक है, ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहे का निर्माण किस भट्टी से होता है? क्यूपोला फर्नेस। पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहे का निर्माण कैसे होता है? ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी से होता है। ठीक है, और और कोई भट्टी? ये सब तो हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन ये ऑप्शन में दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये हो गया। बाकी एक होता है दोस्तों आपका पिटवा लोहा, उसको भी मैं बता देता हूँ, तो आप लोग देखिएगा। एक होता है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा, पिटवा लोहे का जो निर्माण होता है वो आपका होता है पुडलिंग भट्टी। पुडलिंग। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। पिग आयरन के निर्माण कच्चा लोहा यानी कि ब्लास्ट फर्नेस यानी कि पत्ते भट्टी से होता है। ठीक है, और जो हमारा क्यूपोला फर्नेस होता है इससे कास्ट आयरन का प्राप्त किया जाता है ढलवा लोहे का निर्माण। क्यूपोला फर्नेस, कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस, पिटवा लोहा, पुडलिंग भट्टी। याद कैसे करना है? तो यहाँ पर देखिए इसको ब्लास्ट, बीपी, बीपी याद रखिएगा। क्या रखेंगे याद? बीपी, बीपी यानी कि ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन कच्चा लोहा। अब कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस और पिटवा लोहा पुडलिंग भट्टी। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस पिग आयरन, कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस, पिटवा लोहा पुडलिंग भट्टी। ये याद करने का दोस्तों तरीका है, आप लोग याद रख लीजिए। ये तीनों अक्सर पूछेगा, अभी इस पर क्वेश्चन भी पूछेगा। तो याद रखना है कि जब P से P मिलेगा तो आपका ये होगा, जब C से C मिलेगा तब ये होगा, जब P भी मिलेगा तो आपको यह होगा। बस यहाँ पर आपको बस कंफ्यूजन ना हो। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो आपका पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा होता है। तो इसको टिक लगाएं कि नहीं हमने? हो गया है। सर व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्नेस टू ऑब्टेन कास्ट आयरन? बताइए, मैंने आपको क्या बताया था? जब कास्ट आयरन सी तो सी, कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस, कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस, कास्ट आयरन क्यूपोला फर्नेस। और जब यहाँ रहेगा पिटवा, जब पिटवा लोहा, पिटवा लोहा पुडलिंग भट्टी। याद रखिएगा जब पा आएगा तो पा आएगा, जैसे पिटवा लोहा। ठीक है, पिटवा लोहा आएगा तो यहाँ पर पुडलिंग भट्टी। ठीक है, पुडलिंग भट्टी, पिटवा लोहा पुडलिंग भट्टी। ये क्या है? कास्ट आयरन।
कास्ट आयरन, ये हो जाएगा क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, तो यहाँ पर पीपी कुंडलिनी भट्टी, चिवा लोहा, कास्ट आयरन, क्यूपोला फर्नेस, और एक होता है ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्यूपोला फर्नेस हो गया ना, ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, कास्ट आयरन आपका क्यूपोला फर्नेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील का नाम दोस्तों होता है हमारा माइल्ड स्टील, यानी कि यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हल्का स्टील या इसी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों मृदु इस्पात, मृदु इस्पात। ठीक है, जो हमारा लो कार्बन स्टील होता है उसका हमारा नाम क्या रहता है, माइल्ड स्टील या हल्का स्टील या मृदु इस्पात हमारा रहता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील। जो आप लोगों का मीडियम कार्बन स्टील है उसमें कार्बन का परसेंटेज कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए जो आप लोगों का मीडियम कार्बन स्टील होता है वो रहता है आपका, यहाँ पर देखिए व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन द मीडियम कार्बन स्टील। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का जो परसेंटेज निकल कर आता है वो आता है आपका 0.15% से लेकर 0.25%। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज मीडियम है। देखिए ये आपका लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील होता है कितने से, लो कार्बन जो स्टील होता है LCS यानी कि लो कार्बन स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.15% से लेकर के 0.25% तक कार्बन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो कार्बन स्टील। अब जब कार्बन का परसेंटेज 0.25% से लेकर 0.5% तक होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। ठीक है, मीडियम कार्बन स्टील। और जब दोस्तों हमारा 0.5% से लेकर के 1.5% तक कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाई कार्बन स्टील। ठीक है, लो कार्बन स्टील, माइल्ड कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील का परसेंटेज आपको याद हो गया ना बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग चाहें तो इसको याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूं, आप लोग कैसे याद रखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर लिखिएगा कार्बन का जो परसेंटेज रहेगा 0.15 रहेगा, 0.15% से लेकर के यहाँ पर हमारा कितना रहेगा 0.25%। फिर ये 0.25% से लेकर के 0.5% तक क्या रहेगा, फिर 0.5 से हमारा 1.5% तक क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 0.15% से लेकर के 0.5 से 0.25% तक ही हमारा रहेगा लो कार्बन स्टील, 0.25 से 0.5% मीडियम कार्बन स्टील और 0.5 से 1.5 तक हाई कार्बन स्टील। ठीक है, ये तरीका है आप लोगों का। यहाँ पर किसका पूछा गया था, मध्यम कार्बन स्टील का। यहाँ पर आपका दोस्तों सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसको देख लिए प्रश्न। देखिए यहाँ पर है निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज क्या होता है। अब हमको बताने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा एक्सप्लेन करने का, आंसर भी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लो कार्बन स्टील के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। लो कार्बन स्टील 0.5 से 0.25 तक। अब देखिए 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन द हाई कार्बन स्टील। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। कार्बन का परसेंटेज दोस्तों यहाँ पर डी वाला होता है 0.5% से लेकर के 1.5% तक। ठीक है, तो 0.5% से 1.5% तक हाई कार्बन स्टील का कार्बन में परसेंटेज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। तो देखिए एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में पूछा गया है। तो एल्युमिनियम का दोस्तों जो अयस्क होता है वो रहता है आप लोगों का बॉक्साइट। क्या रहता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, यहाँ पर बॉक्साइट आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
बॉक्साइट का दोस्तों जो फार्मूला निकल कर आता है वो आता है आपका Al2O3। ये इसका क्या है आपका रासायनिक फार्मूला रहता है Al2O3। अब यहाँ पर जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है आपका Al2O3 में एल्युमिनियम आ रहा है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो हेमाटाइट जो होता है आप लोगों का, ये आपका लोहे का होता है। इसका हेमाटाइट का लोहे का Fe2O3, ये आपका लोहे का होता है। ये किसका रहेगा? लोहा का। ये एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम। ठीक है। और मैलेकाइट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। देखिए मैलाटाइट, मैलाटाइट कोई नहीं होता, मैलाकाइट होता है। ठीक है, मैलाटाइट नहीं होता है। मैलाटाइट कोई भी ऐसा इसका फिलहाल नहीं होता। मैलाकाइट होता है, MALACHITE होता है। ठीक है? वो जो मैलाकाइट रहता है वो आपका रहता है आपका कॉपर का। और लिमोनाइट है, तो लिमोनाइट जो होता है दोस्तों ये आपका है लोहे का। ठीक है, लिमोनाइट भी आपका किसका होता है? लोहे का होता है। अब अगला देखिए कह रहे हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इनेबल इट बाय विच इट कैन बी ड्रा आउट इनटू वायर अंडर टेंशन विदाउट रैप्चर। धातु को वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। देखिए धातु को वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन करा दिया है। मैंने आपको बताया है कि डक्टिलिटी ऐसे गुण को कहते हैं, सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु होता है। धातु का वह गुण जिसके कारण हम लोग पतले तारों के रूप में बना सकते हैं वो हमारा डक्टिलिटी यानी कि तन्यता कहलाता है। और धातु का ऐसा गुण जिसके कारण उसे हम लोग पतले चादरों के रूप में बना सकते हैं वो हमारा आघातवर्धनीयता या मैलिएबिलिटी कहलाता है। ठीक है। बाकी भंगुरता वो होता है दोस्तों, अगर हम लोग इस पे चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तो भंगुरता है। ठीक है, यानी कि अपने आप में विरूपण नहीं दिखाता, डायरेक्ट ये टूट जाता है। ठीक है? हार्डनेस यानी कठोरता क्या है? खींचे जाने, रगड़े जाने, घिसे जाने या फिर उसको काटे जाने का विरोध करता है, वो हमारा हार्डनेस यानी कि कठोरता है। यहाँ पर पूछा गया था धातु के तार के रूप में खींचा जा सकता है, डक्टिलिटी आपका करेक्ट आंसर। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्न में से कौन सा एक कुचालक है? देखिए जो आपका दोस्तों कुचालक है ये आपका पूछा गया है। तो दोस्तों जो आप लोगों का कुचालक है वो कौन सा है? माइका, 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 माइका मतलब होता है आपका अभ्रक, अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक ही आपका क्या है? ये आपका कुचालक है। ठीक है। बाकी तांबा आपका सुचालक है, एल्युमिनियम भी सुचालक है, ये भी आपका चालक है। तब अभ्रक क्या है हमारा? अभ्रक हमारा क्या है? कुचालक है। ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर पावर केबल एंड कंट्रोल वायर। विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में जिस हम लोग रबर का उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है सिलिकॉन रबर। यहाँ पर सिलिकॉन रबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो विद्युत के केबल रहते हैं उस पर जो सब हम लोग तारे लगाते हैं वो किसका बना रहता है? सिलिकॉन रबर का बना हुआ है। सिलिकॉन रबर आपके यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहे विच एलॉय स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो हमारा अस्थाई चुंबक होता है, ठीक है, अस्थाई चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कोबाल्ट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपको दोस्तों टेम्परेरी अगर आपको बनाना है, ठीक है, अस्थाई चुंबक बनाना है यानी कि टेम्परेरी या अस्थाई चुंबक बनाना है, तो वहां पर हम लोग नरम इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको परमानेंट बनाना है तो कोबाल्ट स्टील का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइनों में किया जाता है? ओवरहेड लाइनों में दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा रहता है हम पोर्सिलीन। ठीक है, तो ओवर हेड लाइनों में हम लोग जो कुचालक के रूप में प्रयोग करते हैं वो हमारा पोर्सिलीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पोर्सिलीन हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहे विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विच।
स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, जो स्विच होता है उसको बनाने के लिए जो हम लोग कुचालक सामग्री यूज करते हैं वो हमारा रहता है बैकेलाइट। क्या रहता है? बैकेलाइट कर बना हुआ रहता है। तो 60 का यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, कि स्विच बनाने के लिए हम लोग कुचालक सामग्री के रूप में हम लोग बैकेलाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी एन इंसुलेशन दैट शुड ब्रेक डाउन आवर पंक्चर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज। ठीक है, यानी कि प्रतिरोधक का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए। तो टूट जाना चाहिए या फिर पंचर हो जाना चाहिए हाई वोल्टेज के आने पर, वो हमारा कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक प्रवैद्युत गुण कहलाता है। प्रवैद्युत स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता। ठीक है। तो ड्राई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोधक का वह गुण जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाना चाहिए या पंचर हो जाना चाहिए वह डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या प्रवैद्युत क्षमता कहलाता है। अगला है, देखिए, विच एलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, कीमती उपकरण बनाने के लिए दोस्तों जो हम लोग यूज करते हैं कीमती उपकरण बनाने के लिए, वो हमारा बनाया जाता है इनमार स्टील का। ठीक है। जो आप लोग अपने प्रयोगशाला में गए होंगे या फिर लैब में गए होंगे या फिर कहीं पर, उसमें जैसे कि हम लोग वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं। ठीक है। वर्नियर कैलिपर अगर हम लोग बना रहे हैं तो वो देखे होंगे, वो क्या रहता है, उसपे जल्दी जंग भी नहीं लगता है और वो बहुत ही ठोस रहता है और वो बहुत सटीक जानकारी भी देता है। और तो ऐसे जो महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सब बनाए जाते हैं इनवार स्टील के। ठीक है। तो कीमती उपकरण रहते हैं ये सब आपके किसके बनाए जाते हैं? इनमार स्टील के बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहा गया है, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है ना, इसी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है। जब सर्च करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर के आपको टेस्ट ले लेना है अगर आपकी इच्छा है तो। नहीं तो स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा निम्मिका ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक, आप वहाँ से भी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप लोग चाहें तो फ्री में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पर फ्री में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे देख कर विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स एंड कोल्ड चीजल, यानी कि रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। देखिए, रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए हम लोग जो स्टील का उपयोग करते हैं वो हमारा रहता है यहाँ पर हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग हम लोग रेती और ठंडी चीजल या कोल्ड चीजल का बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये जो चैप्टर है हमारा मेटलर्जी या मटेरियल साइंस यानी कि पदार्थ विज्ञान, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका अगर आपको कोर्स लेना है या फिर पीडीएफ लेना है या फिर टेस्ट लेना है तो आप लोग कैसे ले पाएंगे? बस आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप लोग इस नाम से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर, इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपना लॉगिन हो जाइएगा। इस तरीके से जब लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ पर आईटीआई का अगर कोई भी कोर्स लेना है तो आप लोग यहाँ पर जा करके ले सकते हैं। देख सकते हैं जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आपको मात्र 99 रुपए में आपको वीडियो लेक्चर भी पूरा थ्योरी क्लास दिया गया है, क्लास नोट्स का पीडीएफ भी दिया गया है, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी दिया गया है, निम्मी का पीडीएफ का जो सोल्यूशन है उसका भी आपको दिया गया है। ये सारे कंटेंट आपको मात्र 100 या 99 रुपए में आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज अगर आपको लेना है दोस्तों तो ये आपको मात्र 30 रुपए में आपको दे दिया गया है। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जब टेस्ट देंगे दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा। जब सबमिट करेंगे इसके बाद रिजल्ट ओपन होगा तो वहां पर आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन भी आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी भाषा में। अगर आपको आईटीआई के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए दोस्तों, वहां पर जाकर के ले सकते हैं।
निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप पर या पेमेंट कोई इशू आता है तो यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट लेने के बाद माई कोर्स में आपको टेस्ट आपका दिखेगा, यहाँ से जाकर के अपना टेस्ट ले सकते हैं। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो मात्र 30 रुपये में आपको ये अवेलेबल है, जाकर के ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, कोई भी आपका ट्रेड हो, सारे ट्रेडों का यहाँ पर मॉक टेस्ट आ चुका है, निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट, इसी में से पूरे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।